एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सीटेट सेकंड पेपर में अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको उसके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आज यहाँ पर कक्षा 8 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी की क्लास 6 और 7th की बुक कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। देखिए, कक्षा 8 का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदा, जल, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। एक बार इसको आप मन से वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं से तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो ज्वाइन होना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ही वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। तंजानिया, अफ्रीका। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि तंजानिया अफ्रीका में है और इसी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः सीख उठती है। तो तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में माम्बा नाम की एक लड़की है जो पानी लेने के लिए प्रातः उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, ये निष्कर्ष निकला कि अफ्रीका में जो तंजानिया गाँव हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण काफ़ी समय लगता है पानी लाने में और बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनका छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खेती है चट्टानी भूमि है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रमों के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा चट्टानी भूमि है तो ज़्यादा खाने की चीज़ें नहीं उगा पाएंगे, तो कुछ सेम और मक्का ही उगा पाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए, ज़्यादा चीज़ें उगा नहीं पाएंगे तो खाने के लिए साल भर के लिए कहाँ से होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि तंजानिया कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में। पानी की वहाँ पर बहुत ही कमी है और साथ ही में भूमि कैसी है, तो चट्टानी भूमि है। नेक्स्ट देखिए, पीटर, न्यूजीलैंड। पीटर लड़का है जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार आक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो देखिए, यहाँ पर माम्बा और पीटर की कहानी आपको बताई गई। दोनों लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, दोनों लोगों की जीवन शैली अलग अलग है। माम्बा के यहाँ आपको बकरियां देखने को मिली और पीटर के यहाँ आपको भेड़ें देखने को मिली। तो देखिए, अलग अलग प्राणी भी हैं उनके पास, अलग अलग मृदा है। माम्बा के पास पथरीली मृदा है और पीटर के यहाँ पर जैविक कृषि से सब्जियां उगाई जाती हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपको ये समझाया गया है। एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। तो कुल भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विश्व की 90% जनसंख्या कितने पर रहती है, मान लीजिए ये 30% है और ये पूरा आपका 100% है। तो इस 30% भाग में ही विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। बाकी जो होता है से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। मतलब या तो दूर दूर कहीं कहीं जनसंख्या मिलेगी या तो आपको बिल्कुल निर्जन है, कोई जनसंख्या ही वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है देखिए, भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यह नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कुल भूपृष्ठ की बात की जाए तो केवल 30% भाग ही भूमि है, लेकिन इसमें भी पूरा भाग ऐसा नहीं है कि जिसमें आवास बनाया जा सके। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृत पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांति, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। तो देखिए, जो भी उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र होते हैं, पर्वतों के ढाल होते हैं, वहाँ पर तो लोग रहते नहीं हैं। जहाँ पर जल बहुत ज़्यादा होता है, सघन वन वाले जहाँ पर बहुत ही घना वन हो, बहुत विरल वन हो, निर्जन, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। जहाँ पर देखिए उर्वर मैदान है, मतलब अच्छी पैदावार होती है। नदी घाटियों के आसपास का क्षेत्र में उर्वरता काफ़ी अच्छी होती है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। तो वहीं पर आपको सघन बसे हुए क्षेत्र मिलेंगे, वहाँ पर ही आपको बहुत ज़्यादा आबादी मिलेगी। नेक्स्ट है भूमि के उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे देखिए कृषि के लिए, खनन,
के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब भूमि का उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए, देखिए खेती की जाती है, उसमें आवास बनाए जाते हैं, सड़कों का निर्माण किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृत मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसी भूमि होती है जो निजी भूमि होती है और कुछ होती है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का खुद का घर हुआ तो वो आपकी निजी भूमि हो जाएगी। समुदाय में जिसमें पूरे समुदाय का हक, समझते हैं आगे इसको। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। वही चीज़ जिसमें देखिए पूरे संपूर्ण समुदाय का, हमारे आसपास के लोगों का हक हो, वो आपकी सामुदायिक भूमि। और ऐसी भूमि जैसे जिसमें आपका घर बना है वो आपकी स्वयं की भूमि होगी, तो वो आपका निजी भूमि हो जाएगी। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। चारों जैसे चारा, फलों, नट और औषधियाँ, बूटियों को एकत्र करना, इससे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि को देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी का साझा होता है, सभी लोग उसमें जो चीज़ें होती हैं उसका यूज करते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब भूमि जितनी है उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, मांग तो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी ही। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हैं। यहाँ पर देखिए यही कह रहा है कि वर्तमान में कृषि के लिए, निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए कितनी सारी फैक्ट्रियाँ डाली जाती हैं, वनों को काटा जाता है, और कृषि में देखिए कितने उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जो कारण है, इसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वनों को काटने से देखिए भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थली पर्यावरण, ये सभी के लिए ये प्रमुख खतरा बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। पहले देखिए क्या होता था कि लोगों के छोटे छोटे घर थे, और कितनी ज़्यादा कृषि करते थे, ज़्यादा खेतों में कृषि करते थे, और हरी भरी यहाँ पर देखिए फसल दिख रही है। उसके बाद धीरे धीरे घर बड़े हुए, और ये देखिए मशीनें चलने लगी, कृषि भी होने लगी, घर और भी बड़े होते गए, देखिए गाड़ियाँ चलने लगी, रोडें बन गई, और अब देखिए तो घर ही घर आपको दिखेंगे, कृषि बहुत कम ही दिखेगी। गाँव में तो दिखती भी है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा देखिए मांगे बढ़ रही हैं, उतनी ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन भूमि तो हमारी सीमित है, जितनी है उतनी ही है। तो इसके कारण देखिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर रहेगा, तो इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे कानून भी जनसंख्या नियंत्रण के बनाए गए हैं। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से, साथ ही में बहुत वनों को काटने से बहुत ज़्यादा हानि होती है। उर्वरकों से ज़्यादा अगर खेतों में उर्वरकों का उपयोग कर दिया जाएगा तो वो खेत बंजर हो जाता है। तो इनकी रोक करके भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ ये देखिए सामान्य तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो देखिए मृदा में जब खनिज और जैव पदार्थ जो होंगे उनका सही मिश्रण होगा तभी वो उपजाऊ बनेगी। यहाँ पर देखिए अपक्षय को अच्छा किया गया है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना क्या होता है? अपक्षय होता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितना टाइम लगता है देखिए केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में। यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखिए दिखाई गई हैं। ये एक भूस्खलन होता है। भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के
बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप और बाढ़ ज्वालामुखी के साथ घटित होती हैं। यहाँ पर देखिए भूस्खलन की एक वस्तु स्थिति का अध्ययन, मतलब एक स्थिति के बारे में बताया गया है जब कभी आया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट निजी पंजी गांव के में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया था, जिसके कारण सड़क एवं गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची थी। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो देखिए भूस्खलन जो होता है प्राकृतिक आपदा होती है, इससे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचती है। यहाँ पर देखिए कुछ न्यूनीकरण के उपाय भी दिए हुए हैं, जैसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने और सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। मतलब वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। सतही अफवाह तथा झरना अफवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा परिच्छेदिका, मिट्टी की परिच्छेदिका हो देखिए सबसे नीचे होती हैं जनक चट्टानें, उसके बाद होती हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके बाद बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा और ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो सबसे ऊपरी भाग है जिसमें देखिए पेड़ पौधे जहाँ पर उगते हैं, साथ ही में उसके नीचे वाली बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है, ये देखिए मृदा परिच्छेदिका है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। यहाँ पर देखिए मृदा संरक्षण के कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे मल्च बनाना। इसमें होता क्या है कि पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फर्म, वेदिका फर्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। तो देखिए जो वेदिका फार्म होते हैं ये चौड़े समतल सोपान अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो अगर तेज़ी से जब पानी बरसेगा तो इसकी जो ऊपर की परत होगी उपजाऊ वाली परत वो बह जाती है, तो इसी के कारण ये वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। नेक्स्ट है समोच्च रेखी जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये देखिए समोच्च रेखी जुताई यहाँ पर दिखाई गई है। ये पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई। ये जुताई जो होती है ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। तो इसमें देखिए समोच्च रेखी जुताई में जुताई है की जाती है। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण बचाया जा सके। जो आपके तटीय प्रदेश होते हैं, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं कतारों में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे कतारों में वृक्ष लगा दिए जाते हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो ये देखिए मृदा संरक्षण के कुछ उपाय थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है देखिए जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय बताया था। नवीकरणीय वो होता है जिसके असीमित संसाधन है, जैसे आपका जल हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, और अनवीकरणीय जो समाप्त होने वाले हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। तो देखिए हमारा जो भूमि है, जो पृथ्वी ग्रह है, इसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ, इसी कारण इसको जलग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% पर ही। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी पृथ्वी पर कितना जल फ्रेश वाटर है, मतलब इसी को अलवण जल कह देते हैं, मतलब जो जल खारा नहीं है। तो देखिए 97% जल जो है वो महासागरों और समुद्रों में है, लगभग 3% जल ही अलवण जल है। तो यहाँ पर देखिए 2.7% दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ईवीएस में भी बताया था। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो देखिए उपलब्ध तो 2.7% है फ्रेश वाटर, लेकिन इसमें भी बहुत सा हमारे यूज में काम नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब देखिए अलग अलग नागरिक अलग अलग जल का उपयोग करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन औसतन की बात करें अगर एग्जाम में तो 150 लीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन।
स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो देखिए बांस कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में। जस्मी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे जैवमंडल कहते हैं। तो देखिए जैवमंडल में प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। रेशम जो होता है आपका, रेशम कीटों से पाया जाता है। ईवीएस में भी मैंने आपको ये बताया था। और रेशम का कीट जो होता है, रेशम कीट वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। ये भी मैंने ईवीएस में आपको बताया था। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर और संबंधित होती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए पारितंत्र क्या होता है कि सभी जो जातियां होती हैं, सभी जीवित जातियां जो होती हैं एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर होती हैं। तो वही होता है आपका पारितंत्र। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनाक, एस्प्रिन अथवा इब्रूफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए गिद्ध जो होते हैं काफ़ी इनकी कमी देखने को मिल रही है। क्यों, किस कारण है कि क्योंकि देखिए पशुओं को जो दवाई दी जाती थी, पीड़ानाशक दवाई, उसमें होती थी डिक्लोफेनाक, एस्प्रिन अथवा इब्रूफेन। तो इसी का जो इफेक्ट था, पशु खाते थे, उसके खाने बाद जब वो भविष्य में कभी मर जाते थे तो मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो उन्हीं पशुओं को खाकर इनमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण इसमें प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है कि ये जो दवाइयाँ चलती हैं इसके कारण गिद्धों की कमी हो रही है। नेक्स्ट है देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करना है। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। तो देखिए आजकल जो है बहुत से जानवरों को शिकार किया जाता है। किस लिए? किसी की खाल के लिए, किसी से चमड़ा बनाने के लिए, किसी के नाखून के लिए, दांत के लिए, पंखों के लिए बहुत से जानवरों को यहाँ पर मार दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही गलत बात है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। तो देखिए इनको मार दिया जाता है क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे किसी की खाल, किसी के दांत, किसी का पंख। तो इसीलिए इनको मार दिया जाता है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो इनका संरक्षण करना चाहिए, सभी को जागरूकता पैदा करनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि की संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं। दावानल होता क्या है ये देखिए, पेपर की नोज कटिंग है, अलग अलग यहाँ पर देखिए लगाई गई हैं। कैलिफोर्निया में आया था, उसी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। दावानल प्राणी जात, वनस्पति जात, मतलब प्राणियों और वनस्पतियों दोनों के लिए ही खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारकों से घटित होता है। एक देखिए तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि लग जाना, दावानल में आग लगती है। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना। स्थानिक लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगना। दावानल देखी होती है आपकी जंगल में लगने वाली आग। हिंदी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। नियंत्रण के कुछ उपाय हैं देखिए। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। नेक्स्ट देखिए कि इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक प्रदेश होता है राष्ट्रीय उद्यान। जैवमंडल निचय क्या होता है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं CITES सिटीज कहते हैं इसको, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
engenders species of wild fauna and flora। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो के कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए CITES में कितनी सारी प्रजातियां यहाँ पर सुरक्षित की गई हैं। ये है क्या? ये देखिए सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वन्य प्राणी जो हैं और पौधों जो हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन को कोई खतरा ना हो और उनकी सुरक्षा करना है। तो यहाँ से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।